अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट। कैसे हैं जी आप सब। आज हम करने जा रहे हैं जी मिड टर्म प्रिपरेशन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स MTS 001 की। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो MCQs मेरे पास अवेलेबल हैं तो मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाऊं। तो आपने वीडियो अंत तक देखनी है, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। ओके जी, सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। तो हमने इनका सम लेना है। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो हमारे पास टर्म्स बन रही हैं ना, ये स्क्वायर की शक्ल में बनी है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना। और ये ऑनवर्ड जा रहा है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10 के स्क्वायर तक जाएगा क्योंकि हमें 10 जो है ना टर्म्स चाहिए। तो सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स के लिए फार्मूला क्या है वो आपके हैंडआउट्स में दिया हुआ है, इसको आप देख लें। यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो फार्मूला है ना नंबर 2, ये वाला, ये आपने इसको देख लेना है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, मैं यहाँ पे वहाँ पे लिख देता हूँ, जगह मेरे पास कम है, मैं इसे जूम आउट करके वहाँ पे लिख के उसे वहीं पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। और अब इसमें हमने n जो टर्म हमारी है ना, जो हमें 10 चाहिए, पहली 10, तो हम वो क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह सिर्फ 10 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसको आपने सॉल्व कर लेना है। मैं आपको जल्दी से इसको करा देता हूँ। तो ये आ जाएगा n प्लस, ये वहाँ पे 1 है, n प्लस 1 आ जाएगा 11, और 2n आ जाएगा 20 प्लस 1 आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 6। ठीक है, जब इसको आप n की जगह 10 की वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास ये आएगी। जगह कम होने की वजह से मैं इसको जल्दी करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, और 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21। तो एट द एंड आपके पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यह आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 385 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 385, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए नन ऑफ दीज जो है ना इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास वो कहता है कि ए डिफरेंस सी फाइंड करें। ए डिफरेंस सी के लिए आपको पहले ए का जो सेट होता है वो लिखना होता है, जैसे जो है 4 3 6 7 1 और 9। ठीक है, अब डिफरेंस आपने जो लेना है तो उसके लिए आपको सी का सेट लिखना पड़ेगा 5 8 4। क्लियर है जी यहाँ तक। ए डिफरेंस सी में करना हमने क्या होता ये है कि जो दूसरा सेट होता है वो, उसके अगर एलिमेंट्स पहले वाले में है तो वो हमने माइनस कर देना होते हैं। 5 इसके अंदर है, इसके अंदर है, नहीं है। 8 इसके अंदर है, इसके अंदर है, नहीं है। 4 इसके अंदर है, इसके अंदर है, बिल्कुल है। 4 को 4 से काट दो। अब जो ये वाला पहले वाला सेट बच गया ना वो हमारा आंसर होगा। तो वो क्या है 3 6 7 1 9। तो ये हमारा आंसर है, ये आई गेस यही वाला है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो है MCQ वो है डैश इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शन में ना दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, 1 to 1 की भी होती है और ऑन टू जो फंक्शंस होते हैं उसकी भी क्वालिटी होती है। तो ये दोनों जो है ना इसके अंदर जो है ना शामिल होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आपके हैंड आउट से भी कंफर्म करवा देता हूँ ये। ठीक है, सो बोथ 1 to 1 इंजेक्टिव एंड ऑन टू सब्जेक्टिव इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों क्वालिटीज इसके अंदर होनी चाहिए। ये डिटेल में क्या होती हैं मैं MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने जाके उसमें उसको देख लेना है। ठीक है, तो वहाँ पे स्पेशली इसका एक जो लेक्चर है वो आप पढ़ लेना है डिटेल से आपने। तो आई होप सो आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। सो डैश इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, ये रिपीट हो रहा है, ये इसका फॉल्स आंसर है। करेक्ट आंसर इसका ये वाला है। ठीक है, सो लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए, आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। तो इसकी डेफिनेशन जो है ये वाली, ये उसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपने हैंड आउट से अपने देख लेना है। इसमें ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि जो पेयर बन रहा है ए बी वो भी रिलेशन आर से एलिमेंट हो, और उसका उल्ट पेयर, यानी अगर एक पेयर है 1 2 और इसके अलावा एक दूसरा पेयर है 2 1। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना किस से बिलोंग करते हो, रिलेशन से बिलोंग करते हो। ठीक है, देन ए इज इक्वल टू बी, ये इसकी लास्ट जो शर्त वाली जो है ना वो आपने के हैंड आउट से मैंने आपको यहाँ पे करवाई हुई है हाईलाइट, ये देख लीजिएगा। सही है ये, तो ये एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, बस आपने इसको याद रखना है। ओके जी, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन। व्हेन ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि आपके पास एक होती है डोमेन। ठीक है, ये डोमेन है और ये आपकी रेंज है, को डोमेन होती है ना, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट्स पड़े हैं तो
यहाँ पे मौजूद जितने, अगर यहाँ दो एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, तो इन दो के रेलिवेंट एक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, यानी ये यहाँ पे मैप कर रहे हैं, ठीक है, और ये दूसरा भी यहाँ पे मैप कर रहा है, और तीसरा ये यहाँ पे मैप कर रहा है। तो ये वाई जो रेंज है ये खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी जो ये जो कोड डोमेन है, ये आप यूँ समझें इसकी रेंज है एक्स की, तो ये किसी न किसी एक एक्स के किसी न किसी एक एलिमेंट को जो है ना क्या कर रहा हो, उसका फंक्शन हो, उसे डिपेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपको मैं यहाँ तस्वीर से समझाता हूँ। ये आपकी जो ऑन टू फंक्शन है ना, ये उसकी डेफिनेशन थी, इसमें आपको बताया गया था। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है ना क्या कर रहा है, उसको मैप कर रहा है, सही है। अब यहाँ नीचे अगर आप आके देखें जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते उनमें क्या है कि देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, अगर आप गौर करें वाइड कोड डोमेन में जो खाली है, ठीक है, जिसकी रेलिवेंट कोई भी चीज़ जो है वो एक्स में नहीं पड़ी हुई, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो आपकी कोड डोमेन है उसके एट लीस्ट वन जो उसका इमेज जो है वो एक्स में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ जो है ना, रेंज और एफ जो है वो ए के इक्वल हो, ठीक है। ए पहला सेट है ना, तो यानी यहाँ की अगर हम इसको मिटा के ठीक करें, मैं इसको कर देता हूँ, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि बी की जो रेंज है या बी का जो फंक्शन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, वो क्या हो, बी का एलिमेंट लेट्स सपोज वाई है, तो वो एफ ऑफ ए ये है ना, तो यानी एक एलिमेंट जो है वो यहाँ पे जाके किसी न किसी को क्या कर रहा हो, मैच कर रहा हो जी। अ सीरीज इज एन इन्फिनिट ऑर्डर सेट ऑफ टर्म्स कंबाइंड टुगेदर बाय द प्लस ऑपरेटर, ठीक है, ये एडिशन ऑपरेटर है। ये देखें आप सीरीज़ की डेफिनेशन में अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें जो टर्म्स हैं उनको प्लस के ज़रिए ऐड किया हुआ दिखाया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको सेट दिए हुए दो, उनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन ना बेसिकली यानी एन और ओ का इंटरसेक्शन लिए तो क्या आएगा। अब जब इंटरसेक्शन लेंगे तो पहले हम एन का सेट लिखेंगे, यानी -5 -4 0, या रहने दे, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली करा देता हूँ। ये आपको दो सेट दिए, मैंने इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं ना वो हम क्या कर देंगे, राउंड कर देते हैं, ठीक है, जो दोनों में है। -5 इसमें है नहीं है, -4 है एक, ठीक है, दोनों में 0 भी है, उसके बाद 6 नहीं है, 8 भी है। तो ये तीन जो है ना, यानी -4 0 और 8, तो ये क्या है, इंटरसेक्शन आएगा इनका, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ऑन टू फंक्शन को क्या कहा जाता है, सर्जेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहा जाता है, ये आपके सामने है, ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। ओके जी, नेक्स्ट है जी, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज विल बी 0, ठीक है, एंड सारी चीज़ें गौर से देखनी है इसमें, ये 0 भी देख लें गौर से, विल बी 0 प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास आ गई -20, फर्स्ट टर्म को ए के तौर पे लिखते हैं हम, और कॉमन डिफरेंस आ गया 20, उसको हम लिखते हैं डी, ठीक है। तो ये जो सम आ रहा है ना, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज विल बी 0, तो सम जो है उसको हम लिखते हैं SN, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना आपका, यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में भी जो दिया हुआ है, ये वाला आप देख लें इसको, ठीक है। तो ये हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको फाइनल शेप इसकी ये होती है, हम ये इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए, फिर हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, तो हमारे पास फार्मूला जो है वो है SN, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। SN जो है वो कहता है कि कितनी टर्म्स के लिए जो सम है वो 0 आ जाए, ठीक है, और n हमने वो टर्म्स है जो हमने मालूम करनी है, इसको हम नहीं छेड़ते अभी। 2 जो है हमारा वैसे ही होगा, और 2a की जगह हमारा आ जाएगा -20, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं ये ऊपर हाईलाइट कराए हुए देख लें। प्लस n हमारे पास नहीं है, n-1 वैसे ही रहेगा, और d हमारे पास 20 है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व अगर हम करें तो ये 2 n/2, ये वाला जो n/2 है, जब वहाँ जाके 0 मल्टीप्लाई बाय
2/n हो जाएगा तो आंसर एब्सोल्युटली क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ पे यह आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय -20 आ गया -40 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, अब ये -40 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये रह जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम और करूँगा ताकि मुझे स्पेस मिले। अब यहाँ पे ना n-1 20 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी 20 डिवाइड करें, ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड करें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास एट द एंड क्या आ गया, 2 = n-1। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर -1 यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा ना, अगर हम दोनों तरफ प्लस करें 1 तो ये से कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, n = 3। ठीक है, तो ये 3 इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। तो बेसिक चीज़ इसमें ये थी कि आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए जिसे आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसमें चीज़ें पुट करके आंसर जो है ना ड्राइव कर सकें। जी नेक्स्ट पूछ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ द बीइंग सिमेट्रिक एंड बीइंग एंटी सिमेट्रिक आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो ये होगा फॉल्स। ठीक है, नेगेटिव एक दूसरे की नहीं होती, मैंने आपको मार्क भी कर दिया, आप यहाँ से देख लें। द प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग सिमेट्रिक एंड बीइंग एंटी सिमेट्रिक आर नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, ओके जी नेक्स्ट, इफ द डैश बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ सीरीज, यानी अगर एक सीरीज है उसमें लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 4 और ये यूं चलती जा रही है। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। ठीक है, तो डिफरेंस कॉमन आ रहा है, देखिए कांस्टेंट है कॉमन। ठीक है, तो डिफरेंस कांस्टेंट जा रहा है, तो ऐसी सीरीज जो होती है ना वो अर्थमेटिक सीरीज में, जो ऐसी सीरीज अर्थमेटिक सीरीज कहलाती हैं। तो बेसिकली हम क्या डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, सही है, यहाँ पे क्या फाइंड हो रहा है, डिफरेंस। अगर यहाँ पे डिफरेंस की जगह रेशो, यहाँ पे अगर अर्थमेटिक की जगह लिखा होता ना ज्योमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक लिखा होता तो फिर आपने यहाँ पे डिफरेंस के बजाय रेशो जो है ना उसका डिफरेंस फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है अर्थमेटिक सीरीज़ में और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में, कि अर्थमेटिक सीरीज़ में हम डिफरेंस देखते हैं और जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसमें हम रेशो का जो है ना क्या कर रहे होते हैं, उसको डिफर कर रहे होते हैं कि कितनी रेशो है। ओके नेक्स्ट है जी सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये तो बहुत इजी है, 1 से 9 तक कितने ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से 9 तक ये होते हैं 1 3 5 7 9, तो ये ऑड यानी ताक नंबर जो है ना ये वो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे जी एवरी रिलेशन इज फंक्शन, ये फॉल्स है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर जो रिलेशन है वो फंक्शन हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट में आपको 2 सेट दिए हुए हैं, उनका आपने A क्रॉस B लेना है। तो A क्रॉस B का तरीका ये होता है कि जो पहला सेट है ना 1, ठीक है, A पहला सेट A है, उसका जो पहला एलिमेंट है वो B के हर एलिमेंट के साथ जो है ना पेयर बनाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ, A क्रॉस B क्या आएगा, यहाँ पे A क्रॉस B आएगा आपका पहला पेयर क्या बनेगा, 1 के साथ A का बनेगा, दूसरा पेयर 1 के साथ बनेगा C का। ठीक है, ये पेयर बन गए। तो अब यहाँ पे और एलिमेंट तो नहीं है ना B में, तो फिर अब हम दूसरा एलिमेंट उठाएंगे 2। ठीक है, 2 के साथ फिर A का बनाएंगे और फिर 2 के साथ हम बनाएंगे C का, और इसी तरह ऑनवर्ड फिर अगला उठाएंगे 3 का बनाएंगे A के साथ, और फिर 3 का बनाएंगे C के साथ, और ऑनवर्ड फिर आखिर में आखिरी जो 2 पेयर बनेंगे 4 का बनेगा A के साथ और फिर 4 का बनेगा C के साथ। ठीक है, और ये आपके बन जाएंगे टोटल पेयर A क्रॉस B आपके आ जाएंगे सामने। ठीक है, आपके अब इसमें देख लें कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसे ही है जो हमने ऊपर सॉल्व किया है। तो पहला जो ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि जो A का जो हमेशा जो पहला जो सेट होता है ना उसका पहला एलिमेंट पेयर के शुरू में आता है। ठीक है, जैसे इसके 1 है तो इवन शुरू में आएगा, ना कि A शुरू में आएगा, ये गलत है। सही है जी। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता था K1 इज द इंडेक्स एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ समेशन। अब समेशन की बात चल रही है ना, तो मैं पहले से ये समेशन डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं साथ साथ इसको जो है ना सॉल्व करूँगा कि द K इज इक्वल टू 1 इज द इंडेक्स एंड द लोअर लिमिट ऑफ समेशन। तो K इज इक्वल टू 1 जो है वो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट यहाँ लिखते हैं, एंड N इज इक्वल टू 3 इज द अपर लिमिट ऑफ अ समेशन। देन व्हाट इज समेशन फ्रॉम 1 to 2 ऑफ 2n। तो 2n जो है ना वो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ है। ठीक है, 2n। तो अब हमने चलना है 1 से 2 तक। 1 से 2 तक जब जाएंगे तो पहले 1 के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस फिर आ जाएगा 2
सॉरी, ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2, जो कांस्टेंट है 2 ही रहेगा, और n चेंज हो जाएगा, n हो जाएगा 2। अब उसने कहा था ना आपने 1 से 2 तक जाना है, 3 तक नहीं जाना, ठीक है, तो हम 2 तक जाते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 + 2 × 2 4 विच इज़ 6। तो 6 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, एन आर्गूमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड प्रीमिसेस। प्रीमिसेस कहते हैं और इसको अजम्पशंस भी कहते हैं, इसके अलावा हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, उसके लिए आर्गूमेंट की डेफिनेशन से रेलिवेंट है। ओके जी, नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है ताकि हम उसे काउंट कर सकें या उसकी एक लिमिट हो, ठीक है। तो सबसे पहले सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन के पैरेलल काफ़ी लाइंस दी हुई हैं, उन लाइंस की तादाद नहीं बताई हुई, ये फाइनाइट नहीं है, ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट्स, अब पॉइंट्स की तादाद भी नहीं बताई हुई सर्कल में, ठीक है। आगे सेट ऑफ एनिमल्स, ये भी नहीं होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 50, तो ये जो है ना फाइनाइट है, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं जी आपके 1 से, तो 1 से ऑनवर्ड जो है ये कह रहे हैं आप जाएं कहाँ तक, इक्वल टू 50। तो ये जो आपका सेट बन गया ना, ये आपका फाइनाइट सेट है, ठीक है। लेट सपोज इसका नाम मैंने x रख दिया, सही है। तो ये एक फाइनाइट सेट है और इसमें 50 वैल्यूज़ हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी, इफ़ यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है एक, उसके बाद आपको एक सेट ए दिया और बी दिया और कहते हैं इसका ए यूनियन बी क्या होगा। तो आप इसको ज़्यादा दिक्कत में ना जाए, इसको सॉल्व ना करें। एक बात याद रखिएगा, जब आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया हो ना और उसके अगेंस्ट आपको फॉर एग्जांपल 3 सेट दिए हुए ए, बी और सी, तो एक बात हमेशा याद रखें, जितने भी उसने आपको बाकी सेट दिए हैं ना यूनिवर्सल के अलावा, तो उन सब का यूनियन जो है ना, उन सब का यूनियन वो बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे आपको ए और बी दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये सी हट जाएगा, तो ए यूनियन बी बराबर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट के, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है जी, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। फर्ज करें आपके पास यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है, ये मैं यू लिखना चाह रहा था, यूनिवर्सल सेट आपके पास फॉर एग्जांपल है 1 2, ठीक है। अब वो कहते हैं तो ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा। देखें, कंप्लीमेंट अगर आपने लेना है ना किसी सेट का, ठीक है, तो वो कैसे आता है, यू में से माइनस करते हैं हम ए को, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ए है 1, तो यू डिफरेंस ए क्या आएगा, यानी u आपके पास 1 2 है, डिफरेंस 1 करें तो ये 1 1 से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो a कम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ गया 2, a आपके पास क्या है 1, a कम्प्लीमेंट क्या है 2। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट रिटर्न होगा, जो कि था 1 2, यानी a का यूनियन जब लेंगे ना a कम्प्लीमेंट के साथ, तो यह आ जाएगा a में 1 है, यूनियन a कम्प्लीमेंट में 2 है, इन दोनों को मिला के लिख देंगे 1 2, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यूनियन सेट ही था, ठीक है। सो एट द एंड रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, हमारा रिजल्ट निकला कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, सिंपल इज दैट। ओके जी, नेक्स्ट है जी, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन। देखिए मैं साथ से ड्राइंग भी करूँगा ताकि आपको समझ आए। फ्रॉम ए, यानी फ्रॉम ए टू बी है ना, तो यानी पहला जो डोमेन है वो हमारी ए है, इसमें हमारे पास 1 और 2 पड़ा हुआ है, और जो हमारी को डोमेन है जहाँ पे मैप करेगा बी है, वो क्या है ए बी सी, यानी ये सेट ए है और ये सेट बी है, सही है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। तो ये कहते हैं सच दैट एफ, जो अब ये फंक्शन बता रहा है क्या है कि 1 ए यानी 1 मैप हो रहा है ए पे, एंड 2 बी और 2 मैप हो रहा है बी पे, बस यही फंक्शन है, ठीक है। तो यानी फंक्शन तो यह है क्योंकि जो आपकी डोमेन है उसमें से उसके हर एक एलिमेंट किसी न किसी जो है ना एलिमेंट ऑफ बी पे जो है ना मैप हो रहा है, सही है। ये फंक्शन तो है, लेकिन ये है कौन सा, ये है जी 1 to 1 है, यानी एक एलिमेंट जो है ना सिर्फ एक ही जो है ना जगह पे या एक ही एलिमेंट पे इमेज बना रहा है, यानी सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट पे इमेज बना रहा है, सही है। तो इसीलिए ये कहलाएगा 1 to 1 फंक्शन, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।
बाकी अगर आपने उसको डिटेल में पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन देखनी है, वैसे लेक्चर्स में MTOH 202 के मैंने डाले हुए हैं, तो उनमें जो रेलिवेंट लेक्चर आप देख लें। बाकी आपको ये मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया है, यहाँ पे आप अपने हैंडआउट्स में जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है, इफ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स विच बिलोंग टू आर इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन्स जो है ना कहलाते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ना ऑर्डर पेयर्स के, उनका जो सेट होता है वो रेंज कहलाता है। सही है, तो अभी यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है, डोमेन। इसकी डेफिनेशन अगर आपने देखनी है तो रेंज और डोमेन की और रेंज की वो 39 आपका जो पेज नंबर 39 MTH 001 के हैंड आउट्स जो हैं उसमें है, इसको आप देख लें। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको इसको डिटेल में भी इसके लिए आपकी वीडियो या आपको कमेंट में बता दूंगा, आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट में जी पूछ रहा है आपसे, बड़ी कॉमन सी चीज़ आपने देखनी है कि कंसीडर द सेट the member of x by x cross x 3x plus y is equal to 4. Is this a function from z to z? Yes it is. Why? क्योंकि z to z का मतलब ये है कि ये जो है ना आपका फंक्शन जो है ना वो सेट z का फंक्शन है। ठीक है, सॉरी सेट जी का रिलेशन है। ठीक है, अ रिलेशन ऑन द सेट ए, यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ इसकी, इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। जब हम कहेंगे ना रिलेशन ऑन द सेट ए, तो इसका मतलब है ए क्रॉस ए का जो है ना रिलेशन बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी यही बात है, अगर वो उसने यहाँ पे जी क्रॉस जी का है तो ये जो है ना रिलेशन है सेट जी का। किसका रिलेशन है? सेट जी का रिलेशन है। ठीक है, ये आप आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ये कौन सी सेट का रिलेशन है। ठीक है, तो ये आपने कहना है सेट जी का है, क्योंकि ये आपस में ही जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो उसकी निकल रही है। ओके जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ज़रा थोड़ा सा आपको समझना है इसमें। क्वेश्चन ये इसके आंसर दो जो है ना, मेरे हिसाब से दो इसके आंसर हैं। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ठीक है, देखें ये आपका सेट है और इस पर रिलेशन ये बना हुआ है पूरा। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है। देखें सिमेट्रिक, पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव का ये रूल है कि अगर 0 2 है ना तो इसमें ऐसा है कि आपके तीन जो है ना सेट के एलिमेंट, तो ये तीनों इस शेप में पेयर आपके लाजमी उस रिलेशन में होने चाहिए। फिर आपका जो रिलेशन कहलाएगा ना वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। ये तीनों लाजमी होने चाहिए इस रिलेशन में, नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, हाँ जी ये सिमेट्रिक है। क्यों? सिमेट्रिक का जो रूल है वो ये कहता है, सिमेट्रिक का रूल कि अगर आपके रिलेशन जो है उसमें अगर 0 2 है ना, ठीक है, तो 2 0 होना भी मस्ट है। ठीक है, इट इज़ मस्ट। अगर 1 1 है तो 1 1 का उल्ट भी 1 1 ही आएगा, तो ये खुद ही जो है ना सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, तो ये भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आप देखें ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ गई, इस रिलेशन में आ गई ना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिमेट्रिक है। सो एट द एंड ये क्लियर हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। तो ये जस्ट सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैं ज़रा जो है ना कंफ्यूज हो गया था रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में ये ज़रूरी होता है कि अगर आपके एलिमेंट्स 3 0 1 2 है ना, तो उनके जो है ना सेम पेयर, यानी 0 का पेयर आ जाएगा 0 0, 1 का आ जाएगा 1 1, 2 का आ जाएगा 2 2। तो ये तीनों होना ज़रूरी होते हैं उस रिलेशन में। ठीक है, हमारे इस केस में। ओके जी, नेक्स्ट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको मैं आपके हैंड आउट से भी साथ साथ अब थोड़ा सा वेरीफाई करवा दिया करूँगा। ये है जी, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय क्यू। बिल्कुल जी, ये हम कर चुके हैं। आगे आ गया जी आपका, सीरीज इज एन इन्फिनिट ऑर्डर सेट ऑफ टर्म्स कंबाइंड टुगेदर बाय द एडिशन ऑपरेटर। ये भी हम करके आ चुके हैं। ठीक है, प्लस मैंने यहाँ लगाया था लास्ट में। ओके, आगे है जी द ऑप्शन जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिटी ही है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक, ये देखें, ठीक है, अगर यहाँ फ़र्ज़ कर मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, और यहाँ भी 1 2 है, तो 1 1 पे ही मैप हो और 2 2 पे मैप हो, तो दोनों एक मतलब दोनों सेम है ना। ठीक है, तो यानी एलिमेंट जो एक एलिमेंट है वो जो जहाँ पे बी पे मैप हो रहा है वो भी 1 है, और जो हमने इंटर किया है वो भी 1 है। तो ये आइडेंटिटी
कहलाता है ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन ऑन अ सेट। ठीक है, तो ये आप यहाँ से आपने इसको रीड आउट कर लेना है। आई होप सो आपको समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं, ईजी है। ओके जी, नेक्स्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो ये सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, देखें पहले हम इन दोनों का जो है ना ले लेते हैं डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस ले लेते हैं। 13 में से 8 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखें, 18 में से 13 माइनस करें तो आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके हो गया। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, ये दोनों भी हो गए। अब ये करते हैं, 23 में से 18 माइनस करें तो फिर भी आपके पास क्या आ रहा है, 5। तो डिफरेंस जो है आपके पास जो है ना वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो आपका सीन बन गया है ना, सीक्वेंस है, वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है, जिसमें डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा हो या सेम आ रहा हो। सही है जी। ओके जी, नेक्स्ट है, कांस्टेंट फंक्शन इज़ 1 to 1 इफ़ एंड ओनली इफ़। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन और 1 to 1 दोनों मैं आपको करवा देता हूँ। ये देखें, ये है आपका सेट ए, ये है आपका सेट बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1, यहाँ है 2, यहाँ पे फ़र्ज़ करें है x, यहाँ है y। ठीक है, 1 मैप हो रहा है x पे और 2 मैप हो रहा है y पे। ये तो डेफिनेशन हो गई 1 to 1 की। किसकी हो गई जी? 1 to 1 की। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन जो है ना वो कुछ डिफरेंट है। वो अब मैं नीचे यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। कांस्टेंट फंक्शन भाई ये कहता है कि 1 भी x पे मैप करे, 2 भी x पे मैप करे, अगर यहाँ पे 3 होता तो वो भी x पे मैप करे। यानी सारे जो भी हम एंटर करें तो जो भी उस फंक्शन में हम डालेंगे वो एक ही रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके देगा। वो एक ही जगह पे मैप हो रहा है, यहाँ पे x में। ठीक है, अब आप से वो ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा भी कोई सिचुएशन है कि कोई भी जो फंक्शन है, ठीक है, वो कांस्टेंट भी हो और 1 to 1 भी हो जाए। तो आपके जहन में कोई बात आ रही है तो बताएं, ऐसा हो सकता है? जी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और वो सिचुएशन कब होगी वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो वो सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है, अगर जो आपकी डोमेन है ना, ये डोमेन कहला रही है, ठीक है, वो सिंगल्टन हो। सिंगल्टन का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो। तो अब आपकी कोर डोमेन में जितने भी हो, अगर आपकी डोमेन में एक मेंबर है तो वो लाजमी बात है एक ही जगह पे कर रहे हैं ना पॉइंट। ठीक है, तो ये जो आपकी 1 to 1 फंक्शन है उसकी भी शर्त पूरी हो गई और कांस्टेंट फंक्शन की भी शर्त पूरी हो गई। तो ये आपका जो है ना इस सूरत में जो है ना ये दोनों जो है ना इक्वल हो सकते हैं। दोनों एक फंक्शन जो है ना वो 1 to 1 भी खिला सकते हैं और कांस्टेंट भी खिला सकते हैं। और उसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि डोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ हो। नेक्स्ट है जी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है ना कैसे इंटरसेक्शन के लिए ये साइन यूज़ होता है। और ये इस साइन के यूज़ करने के बाद हम जो कॉमन चीज़ है ना सिर्फ वही लिखते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने रॉन्ग किया हुआ, ये गलत है इसका आंसर। ये इन्होंने यूनियन निकाला हुआ था। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जब आप करेंगे ना तो आपने सिर्फ कॉमन चीज़ उठानी है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 2 इसमें है, इसमें है, यानी 2 बी सेट में है, ए में नहीं है। ठीक है, 7 बी में 7 है, ए में नहीं है। बी में 8 है, ए में नहीं है। बी में 12 है, ए में नहीं है। तो यानी इसके और इसके इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। कौन सा आएगा जी? एम्प्टी। क्योंकि जो तमाम जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इनमें कोई भी मौजूद नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट आएगा। सही है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है ना, ज़रा इस पर मेरा अपना एक सवालिया निशान है, मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ इसमें। मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन जो दिए हुए ठीक दिए हुए। अच्छा, ये कह रहे हैं हाउ मेनी 1 to 1 फंक्शन आर देयर फ्रॉम अ सेट विद 2 एलिमेंट्स। देखें, अगर आपके पास एक सेट है उसके 2 एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल x1 और x2, ठीक है, और एक सेट आपको दिया हुआ 3 एलिमेंट्स का, y1, y2, y3। ठीक हो गया जी। अब 1 to 1 फंक्शन आपको पता ही है, जैसे कि जो डोमेन होती है ना आपकी, ये डोमेन है, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक ही जो इमेज जो मैप होता है ना वो कोड डोमेन पे होता है। सही है, यानी x के अगेंस्ट सिर्फ एक वैल्यू कोड डोमेन में होगी।
x2 के अगेंस्ट सिर्फ एक वैल्यू कोडोमेन में होगी, यहाँ पे y3 रह गया, ठीक है। तो ये कितने फंक्शन हो गए, ये एक बन गया f(1) और एक बन गया f(2), यानी दो फंक्शन बन गए। तो दो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए ही नहीं हुआ दो में, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेरे हिसाब से है 2, ठीक है। अगर किसी ने इस पर डिस्कस करना है तो कमेंट में आए, ठीक है। तो ये है कि डिस्कशन से ये है कि कंसेप्ट सबके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो यहाँ पे ये सवाल के ऑप्शन में गड़बड़ है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका होगा 2। ओके जी, नेक्स्ट है इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, यानी ये आपका a है और ये आपका b है, सही हो गया जी, ये आपका फंक्शन आ गया जी। अच्छा, अब वो कहते हैं देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए में अगर आपके पास एलिमेंट्स ये पड़े हुए हैं x2 x3, ठीक है, और यहाँ पे y b में ये पड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो कहता है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मैं डोमेन ही लिखता आ रहा हूँ ना, तो डोमेन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये डोमेन है, जो पहला सेट है ना ए, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं जो मैप हो रहे हैं दूसरे पे, तो वो जो है ना ये कोडोमेन है और ये डोमेन होती है जी। नेक्स्ट है, ये अब 1 to 1 नहीं पूछ रहा, ठीक है, हाउ मेनी फंक्शंस पूछ रहा है, कितने फंक्शंस बनेंगे देयर फ्रॉम अ सेट विद 2 एलिमेंट्स। अब एक सेट है फॉर एग्जांपल ए और बी, ठीक है, और ये जो है ना इसका जो फंक्शन बनेंगे वो 3 एलिमेंट के सेट पे बनेंगे। फर्स्ट करें एक्स वाई जी पे, ये दो सेट है आपके पास, ये ए है और ये बी है, ठीक है जी। कहते हैं हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विद 2 एलिमेंट्स, ये 2 एलिमेंट्स वाला है, टू अ सेट विद 3 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स वाला है। तो कितने बनेंगे, देखें इसको कैसे कैलकुलेट करना है आपने कि ये ए जो है ना वो कितने जगह पे मैप हो सकता है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, ठीक है। मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये बी कितनी जगह हो सकता है, 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जी, 9। तो टोटल जो है ना 9 फंक्शंस जो है ना वो बन सकते हैं ऐसे जो है ना सेट पे जो जिसके 2 एलिमेंट्स हों, ठीक है, और वो रिलेशन बना रहे हों ऐसे सेट के साथ जो जिसके 3 एलिमेंट्स हों। सही है जी, आई होप सबको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ताकि उन्हें भी जो है ना उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। और इसके अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट जो सवाल है बड़ा मज़े का है, थोड़ा सा गौर से आपने देखना है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आई होप सो आपको मज़ा आएगा इसको सॉल्व करके। कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी एक टर्म है, nth टर्म जो है ए एन टर्म, वो 32 है, ठीक है। क्या है जी, 32, ओके। और ए जो है A1 यानी पहली टर्म उसकी क्या थी, 2 थी, और R जो है यानी जो रेशो जो है वो भी 2 है। तो ये कॉमन रेशो की बात आ रही है, तो इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो कॉमन रेशो है वो भी 2 है और पहली टर्म उसकी A1 यानी 2 है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला आपको आता ही होगा, nth ये आ जाता है AR पावर n-1, सही है। अब हमने ये वाला n फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला। ओके, सिंपली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो है ना वैल्यूज़ जो है ना वो पुट कर देता हूँ। तो ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है 32, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड आपको सी नज़र आएगा, इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, ठीक है, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो भी 2 है, लेकिन इसकी पावर जो है वो है n-1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को वहाँ ले जाएंगे, वहाँ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n-1, ठीक है। तो 32 डिवाइड बाई 2 क्या हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 16, ओके हो गया जी। अब जी जो 2 है, जो 16 है ना, इसको मैं जो ना 2 की पावर में कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या आएगा, 16 आएगा ना, 2 2 4 4 2 8 8 2 16,
आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं ये 16 की जगह लिखने लगा हूँ 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो बेस हैं वो दोनों सेम है, ठीक है। इनको हम कर देते हैं क्रॉस। तो सिंस हमें जो है ना हमारे पास क्या बच जाएगा पीछे, 4 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब n-1 में -1 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 + 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा 5। ओके जी, एन आर्ग्यूमेंट इज़ इनवैलिड। इनवैलिड कब होता है आर्ग्यूमेंट? जब उसकी तमाम प्रीमिसेस ठीक होती हैं, दुरुस्त होती हैं, लेकिन उसका जो कंक्लूजन होता है ना वो फॉल्स होता है। क्या कंक्लूजन? ये आपने यहाँ से अपने हैंड आउट से देख लेना है, ठीक है। ये इनवैलिड की डेफिनेशन देख लें आप, आपको समझ आ जाएगी, इसको पढ़ भी लें। ओके जी, नेक्स्ट है लेट ए सेट ऑफ ऑड नंबर्स, यानी ए से एक सेट है उसमें ऑड नंबर्स पड़े हुए हैं, और एक सेट है जिसके अंदर इवन नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट हैं? डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि किसी भी दो चीज़ों में एक चीज़ भी जो है ना वो कॉमन ना हो, तो वो डिसजॉइंट होते हैं। तो बिल्कुल जी वो डिसजॉइंट होंगे, ये ट्रू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए में सारे ताक नंबर पड़े हैं और बी में सारे जुफ्त नंबर पड़े हुए हैं, तो ये इन दोनों में कोई ऐसी चीज़ कॉमन नहीं पड़ी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ओके, नेक्स्ट है जी, लेट ए सेट ए जो है उसमें 0 1 है, सेट बी में 1 है। वो कहते हैं आर और एस दो रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन है ऑन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी जब लिया तो उसके अंदर से जो है ना दो जो है ना रिलेशन बन गए। एक रिलेशन बन गया 0 1 और एक में आ गया पेयर 1 1, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आर और एस का इंटरसेक्शन लें, इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे आएगा खाली सेट, एम्प्टी सेट आएगा। ओके जी, नेक्स्ट है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये एक सेट ए आ गया, देन कंप्लीमेंट ऑफ ए, और ए का कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो वो इक्वल होगा किसके? ये कह रहा है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, देन कंप्लीमेंट ऑफ ए। अच्छा, ये सवाल यहाँ पे दोबारा कंफ्यूजिंग सा है, इसमें समझ नहीं आ रही है क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक सेट ए जो है वो सब सेट है यू का, और उसका ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? तो वो यू माइनस ए के बराबर होता है ना, तो तब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। तो ऐसा तो यहाँ पे कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, ना ही हमें सेट बताया गया कि कोई खाली है नहीं है, तो ये ज़रा कन्फ्यूजिंग सा है। बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए के। तो इस चीज़ को ना मैं आपको आपके हैंड आउट से वेरीफाई करवा देता हूँ। मुझे सवाल की बिल्कुल समझ नहीं आई, शायद कोई टाइपो हो, कोई मिस्टेक हो गई हो सवाल बनाने वाले से। तो बेसिकली शायद वो ये पूछना चाह रहा हो, तो ये ऑप्शन जो है ना आना चाहिए था लेकिन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। तो इन विच मैसेज द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटन विद इन ब्रेसेस। तो ब्रेसेस में जब हम यूँ करके लिखते हैं कोई सेट 1 2 3, तो बेसिकली हम ब्रेसेस के अंदर लिखने हैं ना, ये ब्रेसेस होती हैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम कोई सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं तो वो किस फॉर्म में लिख रहे होते हैं? वो टेबुलर फॉर्म में लिख रहे होते हैं। ये तीनों जो है ना फॉर्म्स हैं सेट को लिखने की, कि सेट को लिखा कैसे जाता है। टेबुलर में हम ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ये आपके हैंडआउट्स में भी है चीज़, आप इसको देख लें, ठीक है। इसके अलावा जो एक और फॉर्म होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, उसमें हम इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। और सेट बिल्डर में जो है ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जिसमें हमने वर्ड्स का यूज़ करना होता है, जैसे कि ये है कि सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और जो दूसरा जो लास्ट है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें हमने सैम्बल्स में लिखना होता है, और वो कुछ ऐसे होता है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी, सपोज एक फंक्शन ए और एक बी है, ठीक है। और फंक्शन जो उसका जो है वो ये है। अब इसमें ये तो नहीं बताया कि फंक्शन कैसे बना है। फंक्शन का हम लोग कैसे पता चलेंगे कि ये ए टू बी है या बी टू ए है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त सी बात है, इसको नोट कीजिएगा। ये हमें एक सिंपल सी ट्रिक से पता चलेगा कि जो फंक्शन है उसके पहले एलिमेंट्स हम देखेंगे 0 1 2 3 और 4, ये किसके एलिमेंट्स हैं? ये इसके एलिमेंट्स हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन ए से बी पे बना है, बी से ए पे नहीं बना, क्योंकि तमाम पहले एलिमेंट्स जो है वो शुरू में लिखे हुए हैं, जिसे हम डोमेन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? डोमेन। तो 0 1 2 3 4 जो है वो क्या है? डोमेन है, यानी जो सेट ए है वो एज ए डोमेन काम कर रहा है। मैं ये आपको तस्वीरें बना के दिखाता था ना, ये वाली,
तो ये यूँ समझिए कि ये सेट ए है और इसमें 0 1 2 3 4 है, और इसी तरह ये मैं मिटा दूंगा ताकि आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये कैसे जो है ना फंक्शन बनता है। और ये सेट बी है, ठीक है जी, ये अब कोडोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या पड़े हुए थे, 2 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग पहला फंक्शन देखते हैं जी, फंक्शन देखते हैं क्या है जी, 0 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे, ये 0 मैप हो रहा है 3 पे। उसके बाद 1 किस पे मैप हो रहा है, ये भी 3 पे मैप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 मैप हो रहा है 4 पे, उसके बाद 3 मैप हो रहा है 2 पे, और फिर 4 मैप हो रहा है 2 पे, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह फंक्शन बना है ये वाला, और ये ए टू बी बना है, ठीक है, ए से बी पे मैपिंग हो रही है। अच्छा नेक्स्ट में अब उल्टा आ गया इसके, वो क्या है, रेंज बताया जी इस रिलेशन की। तो रेंज में आपको क्या होता है, आपने सेकंड जो है ना एलिमेंट उठाने होते हैं, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ पेयर्स, ठीक है। तो इसमें सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 है, फिर 22 है, फिर 34 है, यही है जी। तो ये आपकी क्या आ गया, ये आपकी क्या यहाँ पे आ गई, रेंज आ गई। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके साथ ही जी हमारी आज की जो ये वीडियो कंप्लीट होती है जी। अच्छा अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो लाइक करके हमें जो है ना रिस्पॉन्ड करें। इसके अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। और इसके अलावा आप ने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डू प्रमोट अस, क्योंकि आपकी प्रमोशन आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। एंड थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं जी नेक्स्ट ही किसी और इस तरह की वीडियो में, किसी और मिड टर्म प्रिपरेशन में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।